Hello everyone, welcome to today's session on answer writing for UPSC English Literature Optional Means. So, as aspirants of one of the most competitive examination in the country, mastering the art of nuanced, analytical, and textually grounded answers is essentially for securing a high score in the literature paper. Unlike general studies, English literature answers demand not only a critical engagement with the text but also an understanding of historical context, literary devices, and thematic depth. So, in this class, we shall delve into the techniques of effective answer structuring, interpreting complex questions, integrating critical perspectives, and using textual evidence with precision. Whether it is dissecting the tragic vision in Shakespeare or interpreting post colonial themes in modern text, our goals is to develop answer that reflects both scholarly insight and clarity of expression. So let's begin this class uh, towards crafting responses that are intellectually rigorous, stylistically mature, and aligned with the expectation of UPSC evaluators. सो बेसिकली हमने पिछली अपनी क्लासेस में किंग लेयर का एक बहुत ही अच्छा प्ले जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर का प्ले जिसका नाम है किंग लेयर ये पढ़ा. इसका हमने एक्ट वाइज सीन वाइज हमने इसको डिस्कस किया विद फेमस कोट्स. इसमें 5 एक्ट्स थे और हर एक्ट में किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में इवन 7 सीन्स भी थे. तो हमने उन सबको डिस्कस किया है. So in this class we will discuss how to write answers for this paper to get good score in your mains. So UPSC के literature papers critical appreciation thematic यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीमेटिक clarity, textual एविडेंस. ये आप कैसे लिखेंगे? जब आप टेक्स्ट को डीपली पढ़ेंगे और उसके रेफरेंस आप अपने आंसर में देंगे. तो यूपीएससी लिटरेचर पेपर्स, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, या कोई भी लैंग्वेज का लिटरेचर हो, जब उसके आंसर लिखे जाते हैं तो क्रिटिकली अपेयरेंस अप्रिसिएशन होना चाहिए. उसमें थीम्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए. और अगर आप पॉसिबल है, अगर आपको लाइंस थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं, छोटी छोटी लाइंस आपको याद हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छा है. क्योंकि अगर आप रेफरेंस में टेक्सचुअल एविडेंस को डालते हैं तो ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो तब भी इस तरह की आंसर राइटिंग आपके एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है और वो मजबूर हो जाता है आपको अच्छे नंबर देने के लिए. तो ये जो आज क्लास है, ये जो सेशन है, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए भी नहीं है. देखा जाए तो वैसे मेन फोकस हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है. हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इन पेपर्स में आ चुके हैं पहले के. लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो अभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ रहे हैं. क्योंकि आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो दोनों में एक ही है, बस थोड़ा लेवल वहाँ इंक्रीज़ हो जाता है यूपीएससी में. सो आंसर राइटिंग यहाँ जो करनी है उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टोरी टेलिंग. स्टोरी कोई नहीं पूछ रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कौन किसका क्या है, कौन क्या करता है और कहानी क्या है. They are not interested to read that paper, read these things in each and every paper. वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपने उस टेक्स्ट को कैसे समझा, आपने उस टेक्स्ट को कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया, थीम्स कितने क्लियर हुए आपको. और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आप बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑथर आप क्या सोचते हैं.
सो ये स्टोरी टेलिंग नहीं है बट अ क्रिटिकल बैलेंस है, एनालिटिकल एंगेजमेंट है विद इट, विद द टेक्स्ट. डिफरेंट बिटवीन इफ यू टॉक अबाउट अदर पेपर्स इन मेंस, जो जीएस पेपर्स हैं और ये जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा मतलब है. लिटरेचर मतलब यहाँ दोनों में ही मतलब डिफरेंस इतना कुछ ज़्यादा नहीं है. दोनों में ही आपको आपके आंसर्स जो रहेंगे वो एनालिटिकल होने चाहिए, लिटरेरी होनी चाहिए. मतलब जीएस में तो नहीं लिटरेरी होता है, लेकिन ये लिटरेचर वाले पेपर में आपके आंसर्स बहुत ही एनालिटिकल होने चाहिए, लिटरेरी होनी चाहिए और इंटरप्रेटिव डेप्थ होनी चाहिए. सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आपने टेक्स्ट तो पढ़ा ही होता है जब आप पेपर देने जाते हैं. तो सबसे पहले लेकिन जो पूछ रहे हैं आपको वो समझना ज़रूरी है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. ज़्यादातर बच्चे, मतलब मैं ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चों की बात कह रही हूँ मैं, 90% मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने टेक्स्ट पढ़ लिया होता है. अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, वो आंसर उनका एक पक्का रहता है. लेकिन ऐसा नहीं करना है. आपको क्वेश्चन को समझना है. हर क्वेश्चन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को पढ़कर. चाहे रफ पेज पर लिख लीजिए, अगर आपको याद रख या मतलब उस समय आपको रिकॉल होगा नहीं होगा, अगर आपको इस चीज़ का डर है, तो जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जो भी आपके माइंड में पॉइंट्स आते हैं वो उनको एक पेज पर साइड में लिख लीजिए. तो हर क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें 3 कंपोनेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. पहला एक तो होता है कि क्वेश्चन में ना डायरेक्ट चीज़ों को लिखा रहता है कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, डिस्कस करिए, कंपेयर करिए. तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि हमें करना क्या है. ठीक है. बाकी जो चीज़ नहीं लिखी जाती है पेपर में, मतलब ये जो क्रिटिकली एनालाइज करना है, डिस्कस करना है या कंपेयर करना है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है. लेकिन जो चीज़ हमें गिवन नहीं है वो है कोर थीम. जैसे आपने किंग लियर पढ़ा है अभी, तो किंग लियर का थीम है अपीयरेंस, रियलिटी, पेरेंटहुड, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, डेस्टिनी, फेट, लॉयल्टी. ये सारे थीम्स हैं. तो आपको इनको डिस्क्राइब करना है, मतलब जो हमारे आंसर में ज़रूरत का है. सारे नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन में आपको ज़रूरत लगती है, जो लिंक्ड है उस क्वेश्चन से, सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करना है. तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है टेक्सचुअल एंकर. टेक्सचुअल एंकर में बेसिकली आपको रेफरेंस और कोट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट आपको यूज़ करना है. अगर आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए. अगर आप डीपली पढ़ाई करते हैं ना तो आपको याद रह जाता है. तो कोशिश करिए कि आपको कोट्स और रेफरेंसेस थोड़े याद रह जाएं, जिससे कि आप आंसर में लिख दीजिए. उससे क्या होगा कि आपके आंसर्स का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो आपको नंबर लेने में, ग्रैब करने में बहुत आसानी रहेगी. सो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन आता है, तो उसका एक आइडियल आंसर लिखने के कई तरीके हैं. पहला तो ये है कि आपको उस आंसर का इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन, जो कि आपका 2 से 3 से 4 मतलब 4 से 5 लाइन में हो जाना चाहिए. इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स है, जो फ्रेम है आंसर का, वो डिस्क्राइब करना है कि क्या मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका फ्रेम क्या है, इसका सेटअप क्या है. आपको इंट्रोडक्शन देना है. बाद में आपको मेन पार्ट, जिसको हम बॉडी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द आंसर, वो लिख सकते हैं. उसमें आप 2-3 पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पर लाइंस की बात नहीं होगी, यहाँ पैराग्राफ्स की बात होगी. यहाँ पर आप 2-3 मतलब ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स, 150, 200, मतलब इतना आपको लिखना चाहिए. 150 और 200 वर्ड्स में आपका बॉडी होना चाहिए.
फिर है आपकी, और हाँ, ये जो बॉडी है ये काफ़ी क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक क्या हुआ, सीक्वेंस में होना चाहिए। दूसरा ये थीमेटिक होना चाहिए, आपकी जो बॉडी है आंसर की, उसमें आपको कोई ना कोई थीम आपको डिस्क्राइब करना है विच इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन एज वेल एज द टेक्स्ट, वो करना है। यहीं पर इस बॉडी में आप टेक्सचर एनालिसिस लिख सकते हो विद एग्जाम्पल। इसी में ही आप मतलब एक तो टेक्सचुअल एनालिसिस कर सकते हो, दूसरा आप लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो इसमें। और लिटरेरी डिवाइसेस क्या हो गए, जैसे मेटाफर है, आयरनी क्या है, या टोन क्या है। टोन हमने बीच बीच में जब हमने टेक्स्ट पढ़ा था किंग लियर, मैंने आपको कई बार टोन बताया, टोन ऑफ द सीन क्या है, मूड ऑफ द सीन क्या है, तो बस वही आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो इन सबको हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जिसमें आप आयरनी है तो आयरनी बताइए, मेटाफर है तो मेटाफर बताइए, टोन अगर वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है तो वो बताइए। प्लस एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा है इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये ऑप्शनल है एक्चुअली, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब रिलेट कर रहा है तो आप लिख लीजिए। जैसे ये जो किंग लियर हमारा जो ये टेक्स्ट है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा जैसे, हाँ तो जो किंग लियर में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा मोनार्किकल एंजाइटी इन जैकोबियन इंग्लैंड, क्योंकि किंग लियर जो लिखा गया है वो 1605 से 1606 के बीच में लिखा गया है। ये वो टाइम पीरियड था जब किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड उस समय रूल कर रहे थे। तो ये जो, और वो जो बिलीव करते थे, मतलब ही वॉज डीपली, जेम्स वन वॉज डीपली कंसर्न्ड with the divine right of kings and stability of monarchy, especially after uniting the crowns of Scotland and England। तो ये जो थीम है यहाँ का, मतलब जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अगर हम और बात करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है लेजिटिमेट रूल का, तो उसकी बात कर सकते हो। मतलब द प्ले एक्सप्लोर द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी, सक्सेशन एंड पावर, जो कि काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक था ये 17th सेंचुरी का। जब ये प्ले लिखा गया उस समय पर काफ़ी पॉलिटिकली काफ़ी बड़ा इशू था ये, कि लेजिटिमेसी का या सक्सेशन का और पावर का। इसके साथ साथ आप, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो किंग लियर है वो लेयर ऑफ ब्रिटेन की लेजेंडरी टेल है, तो वो सोर्स मटेरियल हो गया, तो आप उसके बारे में भी यहाँ बात कर सकते हो। तो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर वहाँ पॉसिबल है लिखना तो आप वो भी लिखिए। उसके बाद बॉडी में चौथी चीज़ आप लिखेंगे व्यू पॉइंट्स। ये व्यू पॉइंट आपका अपना भी हो सकता है, और जो क्रिटिक्स, आप और भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट से, सिर्फ उस टेक्स्ट को तो नहीं पढ़ते, उस पर रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल एसेस लिखे गए हैं उनको भी आप पढ़ते हैं, तो वो सब, उनसे जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। अब बात रही कंक्लूजन की, जो थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर आप काफ़ी समेटिव इंसाइट और बॉर्डर कनेक्शन लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कंक्लूजन में आपको अपनी स्टोरी को कंक्लूड करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये कंक्लूजन में पूरा जो भी आप इंट्रो में लिखोगे, जो बॉडी में लिखोगे, उसको पूरा कंक्लूड करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए उसमें तो सबसे पहले चीज़ है अवॉइड समरी स्टाइल नरेशन। आपसे कोई भी समरी नहीं पूछ रहा है, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, चाहे आप बीए एमए के स्टूडेंट है, आपसे कोई भी समरी नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन थीम्स, कैरेक्टर्स,
फॉर्म एंड टेक्निक्स। आप शॉर्ट एंड रेलेवेंट कोड्स यूज़ कर सकते हो। अब मैंने आपसे बोला कि आपको कोड्स लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन कोड्स याद कैसे हो? तो इसके लिए आप जो छोटी छोटी कोड्स हैं उन्हें याद कर लीजिए। बड़ी लंबी कोड्स को तो वैसे भी लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब याद करना मुश्किल होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोड्स को जो छोटी छोटी, जिसमें 3 या 4 वर्ड्स ही हैं, जैसे कोई कमांड दे रहा है तो उसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इसमें चौथी चीज़ ये है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी में आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे आपने कोई और टेक्स्ट पढ़ा है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे हमारे यूपीएससी के सिलेबस में ही शेक्सपियर का एक और प्ले है जो हम इस अगली क्लास से शुरू करेंगे, द टेम्पेस्ट। उसमें भी एक फादर फिगर है, किंग लियर में भी एक फादर फिगर है। आप चाहे तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो इंटरटेक्सचुअलिटी बोलेंगे इसको। मतलब आपको यहाँ पर अपने जो मेन प्ले है जिस पर क्वेश्चन है उसको किसी और प्ले पर, शेक्सपियर का एक दूसरा प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। और ऐसा होता भी है कई बार यूपीएससी में या और भी किसी पेपर में, अगर शेक्सपियर के जैसे 2 टेक्स्ट हैं आपके कोर्स में तो दोनों पर एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप दोनों को कंपेयर करते हो। जैसे टेम्पेस्ट और किंग लियर, इन दोनों पे क्वेश्चन हो सकता है। द थीम ऑफ डिसेप्शन, द थीम ऑफ डिसलॉयलिटी, क्योंकि दोनों में ही धोखा दिया जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको जब हम 2 टेक्स्ट की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको गूगल पर बहुत आराम से मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगी कि जब ये सारा कोर्स ख़त्म हो जाए तो मैं, मतलब यार अभी ये जो भी ये पेपर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से अरेंज, मतलब अवेलेबल करा दूँ। वैसे मैंने इस वाली क्लास में इस किंग लियर से जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10-12 साल में आए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, उसमें आप आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। सो प्रैक्टिस गाइडलाइंस ये रहेंगी कि आप डेली एक प्रोज और एक पोइट्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपको अगर मान लीजिए 45 मिनट्स, मतलब सॉरी, अगर आपको 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 20 मिनट दे सकते हैं। आप टाइमर लगा के लिखिए। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप 45 मिनट्स लगाइए, मतलब इससे ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको आंसर राइटिंग बहुत हेल्प करेगी। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं डायरेक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द psyche of illegitimate Edmund with the reference to the plot of King Lear, and how does he try to overturn his destiny and with what success। ये 2015 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आया था तब। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर वो एडमंड की बात हो रही है, उसकी इलिजिटिमेटी की बात हो रही है। और वो किसके रेफरेंस में बोलना है? हमें किंग लियर के प्लॉट के रेफरेंस में बोलना है। और कैसे किंग लियर ने अपनी ही डेस्टिनी को ओवरटर्न किया और क्या सक्सेस उसको मिली, यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट्स पर बात करनी है। और 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स का है तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 250 से 300 या 350 वर्ड्स में, मतलब 300 से 400 वर्ड्स का होना चाहिए। सो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे हैं तो आपको एडमंड का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत भी करेंगे ऐसे कि किंग लियर जो है वो रिटायरमेंट चाहता है, किंग लियर जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों में इक्वली डिवाइड करना चाहता है, बट ही मेड अ टेस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन लव। ऐसे शुरू करते हैं बच्चे क्योंकि उन्होंने समरी ऐसे ही पढ़ी होती है ना। तो अब
अब आप ये सोचिए कि ये सब लिखने की ज़रूरत क्या है। वो किंग लियर का या उसकी बेटियों का या और तो कुछ वो पूछ नहीं रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं? एडमंड के बारे में। तो आप शुरू ही कीजिए एडमंड के कैरेक्टर से। सो यू कैन ब्रीफली इंट्रोड्यूस एडमंड्स कैरेक्टर एज द इलेजिटिमेट, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ई आएगा यहाँ पर, ये इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो आप यहाँ पर ये डिस्क्राइब कीजिए कि भाई वो ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन है। उसके बाद ये आपकी 2 लाइन्स में हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आपको उसका साइकी जो है उसको मतलब उसको शेप देना है बाय द सोसाइटल प्रेजुडिस एंड पर्सनल एम्बिशन। तो यू नीड टू मेंशन हाउ हिज साइकी इज शेप्ड बाय सोसाइटल प्रेजुडिस एंड प्रेजेंट पर्सनल एम्बिशन। तो मतलब ये जो कैरेक्टर है काफ़ी मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है ना, तो वो ऐसे क्यों हुआ? उसके 2 रीज़न है कि एक तो सोशल प्रेजुडिस उस पर उसने बचपन से देखा है, तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ कि वो पर्सनली बहुत एम्बिशियस है। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से एडमंड का करेक्टर ऐसा। तो सबसे पहले एडमंड का करेक्टर लिखोगे, फिर 2 लाइन बाद आप एडमंड का करेक्टर ऐसा क्यों है वो लिखोगे, जिसके 2 रीज़न हैं, सोशल प्रेजुडिस एंड पर्सनल एम्बिशन। मतलब आपको अपने इंट्रोडक्शन में यू नीड टू इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट द आंसर विल एनालाइज हाउ ही अटेम्प्ट टू रीराइट हिज फेट। क्यों उसने अटेम्प्ट किया कि वो अपनी जो फेट है वो खुद से लिखेगा, ऐसा क्या था। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं मेन जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी बात करूँ तो यहाँ आपको ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा मेन पार्ट को, ताकि क्लैरिटी रहे और आपका जो आंसर है वो डेप्थ में रहे। तो पहले जैसे आपने 2 में बांट दिया, ये बॉडी है, इसको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, ए और बी। तो ए में आप क्या लिखोगे? बेसिकली एडमंड की साइकी कि वो इलेजिटिमेट सन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, वो डीपली इनसिक्योर है। अभी लिखते रहिए, मेरे लिए यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। वो डीपली इनसिक्योर है और उसको क्रेविंग है रिकॉग्निशन की, ठीक है। तो ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे? एडमंड की साइकी लिखोगे कि वो साइकी है क्या, कि उसको कॉम्प्लेक्स है इलेजिटिमेट सन होने का, और दूसरा वो डीपली इनसिक्योर है, तीसरा कि वो उसको रिकॉग्निशन की, सोसाइटी में रिस्पेक्ट की उसको क्रेविंग होती है, और इसी वजह से वो मॉक करता है द आइडिया ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड मॉरल ऑर्डर। वो करता भी है। आपको इसमें आप जब प्ले पढ़ा आपने एक्ट 1 सीन 2 में, जहाँ पर इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया स्टेज पर, तो इसके डायलॉग्स में भी दिखता है। जैसे इसकी जो बिल्कुल पहली लाइन है ना, जब हमने ये सीन 2 पढ़ा था, एक्ट 1 पढ़ा था, तभी हमने डिस्कस किया था, डाउन नेचर आर्ट माई गुडनेस टू दाई लॉ माई सर्विसेज आर बाउंड। तो यहाँ पर ये इससे पता चलता है कि ही बिलीव्स दैट लेजिटिमेसी इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मतलब इसका मतलब ये सिर्फ लोगों ने बनाया कि ये इलेजिटिमेट और ये नहीं है, ये सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट है। इससे इसके कैरेक्टर में कोई भी मतलब कोई कमी नहीं आ जाती है। जो दूसरा पार्ट है उसमें आप उसके मैकिनेशंस के बारे में लिख सकते हो। मतलब ये जो उसने ओवरटर्न किया ना अपने फेट को, अपनी डेस्टिनी को उसने रीराइट किया, इसको आप लिख सकते हो। मतलब स्ट्रैटेजिकली किया उसने, स्ट्रैटेजिकली जो मतलब जो उसने मैनिपुलेट किया ग्लॉसेस्टर को भी और एडगर को भी, स्ट्रैटेजिकली ही अलाइंस विथ गॉनरिल एंड रीगर टू राइज इन पावर। तो ये भी इसका मैनिपुलेशन है। इसने डिसेप्शन को यूज़ किया, फोर्ज्ड लेटर्स को यूज़ किया, इवन इसने सिविल वॉर जो हुआ था फिर उसको भी इंस्टिगेट किया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है आप ऐड कर सकते हो सी पार्ट में, सक्सेस एंड अल्टीमेट डाउनफॉल। तो इसको सक्सेस तो मिली लेकिन वो क्या थी? टेम्परेरी थी। वो अर्ल बना, पावर मिली, लेकिन ओवर रीचिंग जो थी एम्बिशन की, और जो उसने लव ट्रायंगल बना दिया था ना दोनों बहनों के साथ, उसकी वजह से उसका फॉल हुआ। तो जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सक्सेस एंड अल्टीमेट डाउनफॉल,
सक्सेस मिली, टेम्परेरी सक्सेस मिली, लेकिन अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो गया। जब एक्ट 5 सीन 3 में जब उसकी डेथ होने वाली थी, उससे जस्ट पहले उसको थोड़ा सा गिल्ट और रियलाइजेशन होता है। आपको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा इसमें। जैसे इसे ये बिल्कुल लास्ट में बोलता है, सम गुड आई मीन टू डू डिस्पाइट ऑफ माई ओन नेचर। यहाँ पर ये हमें इसका रियलाइजेशन दिखता है कि इसको थोड़ा गिल्ट है। उसके बाद बॉडी में ये सारी चीज़ लिखने के बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई एडमंड जो है कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि एडमंड जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है शेक्सपियर के मैकियावेलियन विलन्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की अगर आप आंसर में लिखते हैं लाइंस तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कंक्लूजन में आपका 100-150 वर्ड्स का, मतलब 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो इसमें आप पहली चीज़ तो ये लिख देंगे कि एडमंड इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स मैकियावेलियन विलन्स। ठीक है। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो उसका साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तीसरा, उसका जो एम्बिशन था उसने चैलेंज किया किसको? मोरालिटी को और सोसाइटी को। मॉरल और सोशल स्ट्रक्चर्स को उसने चैलेंज किया। आप ये लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली शेक्सपियर reinstates moral order by showing that such rebellion through momentarily successful leads to ruin. So this is all about this first question. यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, वो यही करते हैं कि वो समरी लिख देते हैं। यहाँ पर भी वो किंग लियर की बात कर देंगे, कोर्डेलिया की बात कर देंगे, जबकि यहाँ उनकी ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ बात है एडमंड के बारे में बात करने की। हाँ, एडमंड के कैरेक्टर से कनेक्ट करके वो बात की जा सकती है, किसने मैनिपुलेशन किया, लेकिन जो सेंटर ऑफ अटेंशन है यहाँ पर वो एडमंड ही है इस आंसर, क्योंकि वो एडमंड के लिए क्वेश्चन है। ठीक है। सो इसमें आपको कुछ लास्ट में कंक्लूजन में आपको कुछ की पॉइंट्स भी लिखने हैं, जैसे कि इलेजिटिमेसी एज सोशल स्टिग्मा एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एडमंड का एथिज्म और रिएक्शन था जो कॉस्मिक ऑर्डर के लिए, आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसकी मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज़ जो कि उसके इंटेलिजेंस पे रूटेड थी रादर देन बर्थ राइट, वो आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसके जो डायनामिक्स रिलेशनशिप थे ग्लॉसेस्टर के साथ, एडगर के साथ, गॉनरिल के साथ, रीगन के साथ, ये भी लिख सकते हो। और ये जो ट्रेजिक आयरनी हुई उसके डाउनफॉल में, उसके बारे में भी लिख सकते हो। दैट अनडन बाय द वेरी एम्बिशन दैट रेज्ड हिम। इसमें कुछ की कोड्स है जो आप अपने आंसर में अगर लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे इसके तो मैंने आपको बताया भी था शुरू में, जब मैंने ये बोली थी ना लाइन्स, Thou nature art my goodness, to thy law my services are bound. So it reflects Edmund's belief in natural laws are over societal and divine laws. ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि जो एडमंड है, ही मोक्स द आइडिया ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड मॉरल ऑर्डर। ठीक है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो ये एक्ट 1 सीन 2 का एक डायलॉग है, लेजिटिमेट एडगर आई मस्ट हैव योर लैंड। तो हेयर इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू सबवर्ट फेट। थर्ड है यहाँ पर एक्ट 1 सीन 2 का, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज़ अ जेंटलमैन। तो यहाँ पे ये सटायर है, इट्स अ सेटरिकल व्यू ऑफ ईविल एज सोफिस्टिकेशन का एक, मतलब सोफिस्टिकली ये एक सेटरिकल व्यू है। इसमें ये फिफ्थ है,
येट एडमंड वॉज बिलव्ड, ये सीन Act 5 सीन 3 का है ये। येट एडमंड वॉज बिलव्ड, द वन द अदर पॉइजन फॉर माई सेक। तो ये यहाँ पे जो लाइन है ना, ये एक्नॉलेज करती है कि इसकी जो मैनिपुलेशन है कितनी डीप है। इट एक्नॉलेजेस द डेप्थ ऑफ इस मैनिपुलेशन, कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये इस लाइन से पता चलता है। इसको भी आप ऐड कर सकते हो, सम गुड आई मीन टू डू डिस्पाइट ऑफ माई ओन नेचर। तो ये वो मोमेंट है जब इसको मॉरल क्लैरिटी होती है, जस्ट बिफोर इज डेथ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर 1, क्वेश्चन 1। अब ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखिए और आप आंसर राइटिंग कीजिए और कमेंट्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द रोल ऑफ द फूल इन किंग लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जब ये प्ले पढ़ाया था, जब फूल का कैरेक्टर आता, मैंने जब भी आपको बोला था कहने को ही ये फूल है, अदरवाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये 2010 में भी आया था 20 मार्क्स के लिए, और 2013 में भी रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 10 मार्क्स में। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यहाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इसके भी 3 पार्ट रहेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन भी इसका 100 वर्ड्स के आसपास होगा। यहाँ पे आपको फूल को एज अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर तो फूल को यहाँ पे एज अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना है, और वो भी कोई ऐसा वैसा शेक्सपियरियन कैरेक्टर नहीं जो बहुत ही यूनिक है। ठीक है, बहुत ही यूनिक है ये। यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि फूल इज़ नॉट मेरली कॉमिक रिलीफ बट अ ट्रुथ टेलर। फूल से ये पता चलता है कि भाई ये कॉमिक कैरेक्टर होगा, लेकिन यहाँ ये कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, ये ट्रुथ टेलर है, ये कॉन्शियस फिगर है, ये कमेंटेटर है ऑन लियर्स फॉली। लियर की जो भी गलती है उसमें ये कंप्लीट, ये सबसे ज़्यादा कमेंट करता है। इसका आप जो इसका रोल एज बोथ अ ड्रामेटिक डिवाइस एंड साइकोलॉजिकल कंपेनियन टू लियर, इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि मतलब ये ड्रामेटिक डिवाइस भी है ये, प्लस साइकोलॉजिकल कंपेनियन भी है ये। ठीक है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना, बॉडी में इसके क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको कई, मतलब यहाँ पे भी आपको 2-3 पार्ट्स में आंसर लिखना है। पहले पार्ट में आप लिखेंगे कि फूल एज द लियर्स कंसाइंस एंड ट्रुथ टेलर, तो ही इज़ द ओनली कैरेक्टर हु कैन स्पीक ट्रुथ टू लियर विदाउट पनिशमेंट। इसने हमेशा लियर से सच बोला और इसे पनिशमेंट भी नहीं मिली, क्योंकि तरीका इसका इतना यूनिक था। सो यहाँ पर आप आयरनी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिडल्स, सॉन्ग्स, मतलब इसने यूज़ किया है ना, इस कैरेक्टर ने भी यूज़ किया, रिडल्स यूज़ किए, इसने सॉन्ग्स को एक्सपोज किया है कि लियर कितना फुलिश है। इसकी जो प्रेजेंस है उसने लियर के मॉरल ब्लाइंडनेस को एम्फसाइज़ किया है और मैडनेस को ग्रो किया है। दूसरे में आप कमेंट कर सकते हो इसके पॉलिटिकल एंड मॉरल डिसऑर्डर में। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में आप हाईलाइट कर सकते हो, इट हाईलाइट्स द इन्वर्जन ऑफ नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसे क्रिटिक्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई मतलब आप यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो लियर के डिसीजन को टू डिवाइड द किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर ये फूल कहता है कि तुमने तो, ये क्रिटिसाइज़ करता है लियर को कि आपने तो डिसाइड किया था कि आप किंगडम को डिवाइड करोगे इक्वली, लेकिन नाउ दाउ आर्ट एंड ओ विदाउट अ फिगर, मतलब यहाँ पर अब आपके पास कुछ नहीं है, मतलब ये
इसके मुंह पे बोल देता है जोक जोक करते हुए कि लियर इज़ नाउ अ ज़ीरो विथ नो पावर एंड अथॉरिटी। तीसरी चीज़ जो आप यहाँ लिखोगे वो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंकर फॉर लियर। सो ही ऑलवेज स्टेज लॉयल when everyone else deserts Lear. His fool's disappearance after the storm coincides with Lear's complete psychological breakdown. और स्टॉर्म के बाद ना फूल का करेक्टर दिखाया नहीं गया, शायद ये भी एक वजह थी कि उसको इतना ज़्यादा कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि फूल का जो रोल है वो एज अ थेरेपिस्ट भी है। मतलब ये जो कैरेक्टर है ना किंग लियर का, सिर्फ जेस्टर नहीं है, ये उसका थेरेपिस्ट भी है। जब तक ये था वो पागल नहीं हो रहा था, स्ट्रॉम आने के बाद ये कैरेक्टर गायब हो जाता है, हमें फिर कभी दोबारा नहीं मिला ये कैरेक्टर, और उसके बाद ही इसका मेंटल डिसऑर्डर बढ़ने लगा। यहाँ पे आप जो है वो सिम्बॉलिक फंक्शंस की बात कर सकते हो, जैसे कि विजडम इन फॉली मोटिव, इसकी बात कर सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीज़न डिस्गाइज इन मैडनेस। शेक्सपियर जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं फूल को टू सबवर्ट ट्रेडिशनल हायरार्कीज ऑफ नॉलेज। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो कैरेक्टर है मिस्टीरियसली गायब हो जाता है, तो ये भी एक टॉपिक है जो आप इसको यहाँ डिस्कस कर सकते हो कि द फूल वैनिशेस आफ्टर एक्ट 3। इट एड्स अ मिस्ट्री कि वो गया कहाँ। सम क्रिटिक्स इक्वेट दैट कि जो ये फूल है शायद ये कॉर्डेलिया ही होती है, मतलब सम क्रिटिक्स इक्वेट हिम विद कॉर्डेलियास स्पिरिचुअलिटी एंड सिम्बॉलिकली। अब बात रही कंक्लूजन की, तो आप 100 एंड 150 या 120 लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हो। यहाँ पर आप बता सकते हो, हाँ जी, तो कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है फूल, ये सेंट्रल कैरेक्टर है ये। और कैसे सेंट्रल टू द प्लेस फिलोसफिकल एंड इमोशनल फैब्रिक, मतलब थ्रू सटायर एंड विट ही कन्वेज डीप ट्रूथ। डीप ट्रूथ देता है वो सटायर और विट से, और मॉरल इंसाइट भी दे रहा है ये। ठीक है, तो जैसे इसकी डिसअपियरेंस होती है, इट मार्क्स लियर्स डिसेंट इनटू मैडनेस, सजेस्टिंग दैट इवन आयरनी कैन नॉट सर्वाइव इन अ वर्ल्ड स्ट्रिप्ट ऑफ ऑर्डर एंड लव। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें जो आपको इंक्लूड करने चाहिए ये फूल के कैरेक्टर में, तो पहला है लॉयल कंपेनियन, ये लॉयल कंपेनियन था किंग लियर का। दूसरा है सेटरिस्ट ऑफ पावर, सेटायर तो किया है इसके नहीं, मतलब सेटरिस्ट ऑफ पावर है। और तीसरी चीज़ ही कंट्रास्ट with Goneril and Regan's flattery। ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिंबल है ट्रेजिक आयरनी का, और इसकी पॉसिबल मर्जिंग है, मतलब इसकी जो मर्जिंग है वो पॉसिबल हमें लगती है, मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ शायद कॉर्डेलिया से इसकी कोई मर्जिंग है। यहाँ कुछ की कोट्स है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। देखो जैसे ये इसकी लाइनें, दाओ हैडिस लिट इन दाई बॉल्ड क्राउन व्हेन दाओ गेवेस्ट दाई गोल्डन वन अवे। ये वो है लाइन जब ये एंटर करता है और ये आते ही लियर पर अटैक करता है बाय हिज विट, कि अब तो कुछ नहीं बचा हिज बॉल्ड क्राउन के अलावा, जो तुम्हारा गोल्डन वन था वो तो चला गया। मतलब ये कॉर्डेलिया को के लॉस को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है ऐसे जोक करके, ये मतलब सटायर करके कि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस ये, और मतलब तुम्हारे पास ये सब, मतलब तुम्हारी थोड़ी बेवकूफ़ी भी है। ये राजा को कह रहा है ये कि तुम बहुत थोड़े बेवकूफ़ भी थे उस समय जब तुमने अपने ओरिजिनल
गोल्डन क्राउन को तुमने जाने दिया, मतलब तुमने अपनी जो सबसे अच्छी बेटी थी उसको तुमने जाने दिया, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास लिटिल बिट था। कोई जेस्टर अपने राजा को ऐसी बात बोल सकता है, लेकिन ये बोल देता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि कैसे जेस्टर, एक जेस्टर यानी कि फूल, अपना विट और सटाया यूज़ करके एक राजा को उसकी गलती बता रहा है, उसको टोंट कर रहा है। अब ये दूसरा है, दिस इज़ नॉट ऑल टुगेदर फूल्ड माय लॉर्ड। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये अपने राजा को भी मतलब उसको बता रहा है ये कि मतलब कहने को तो वो फूल है, लेकिन फूल वाली हरकत तो तुम्हारी है, तुमने फुलिश हरकत की है, तुम्हारे डिसीजंस गलत हैं। एक ये है, दाओ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाओ हैडस्ट बीन वाइज। मतलब ज़रूरी नहीं है, ये इसको एक तरह से टॉन्ट कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर एज में बढ़ गया है, मतलब अगर वो बूढ़ा हो गया तो वो वाइज भी हो। मतलब वो उसे लियर को कह रहा है कि तुम बूढ़े ही भले हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम इतने वाइज नहीं हो, तुम फुलिश हो। नेक्स्ट एक और ये है एक्ट 3 सीन 2 में, ही दैट हैज़ अ हाउस टू पुट्स हेड इन हैज़ अ गुड हेड पीस। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग आने के बाद इसको, मतलब स्ट्रॉन्ग आ रहा होता है जब इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूल का। इसको आप और रेफरेंसेस आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्टिंग पैशंस एट वर्क इन किंग लियर एंड हाउ दे जनरेट ट्रेजिक अपीयरेंस। देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग पैशंस क्या है किंग लियर में, वो कैसे उन्होंने जनरेट किया ट्रेजिक अपीयरेंस को। तो आपको ये आंसर शुरू करना है ऐसे कि किंग लियर जो है वो एक ट्रेजेडी है which is deeply rooted with emotional, moral and psychological conflicts. शेक्सपियर जो यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है द कोलिजन ऑफ पैशंस, जैसे कि लव एंड प्राइड, मतलब दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ मर्ज कर रहा है वो, जैसे लव एंड प्राइड, लॉयल्टी एंड बिट्रायल, जस्टिस एंड वेंजियंस. So it is this clash that culminates in profound human suffering and ट्रेजिक डाउनफॉल. तो ये तो होगा आपका इंट्रोडक्शन. अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कई सारे इसमें थीम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे लव वर्सेस प्राइड. तो लियर को फ्लैटरी की ज़रूरत है ओवर सिंसियर लव दैट क्रिएट्स इनर टर्मोइल. उसको एक्चुअल लव की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है फ्लैटरी की. उसी को ही वो लव समझता है और उसी बात को ये अपने प्राइड पर ले जाता है. सो कॉर्डेलिया का जो साइडेड लव है दैट क्लैशेस विथ लियर्स ईगो. ये एक्ट 1 सीन में कहता भी है ना, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग. तो दिस मिसअंडरस्टैंडिंग सेट्स द ट्रेजेडी इन मोशन. तो यहाँ पर ये एक थीम को आप डिस्क्राइब कर सकते हो. दूसरा है यहाँ पर लॉयल्टी वर्सेस बिट्रायल. यहाँ पे ग्लॉसेस्टर और लियर दोनों ही, दे बोथ मिसजज लॉयल चिल्ड्रन एंड रिवॉर्ड द अनफेथफुल वन. तो यहाँ पर इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ग्लॉसेस्टर और लियर को. दूसरा आप एडगर वर्सेस एडमंड को भी लिख सकते हो, ठीक है. और कॉर्डेलिया वर्सेस गॉनरेल एंड रीगन, इनको भी लिख सकते हो आप. मतलब ये लॉयल है, एडगर और कॉर्डेलिया लॉयल है, और बिट्रायल कौन है, एडमंड है, गॉनरेल और रीगन है. और ग्लॉसेस्टर और लियर दोनों ने सेम गलती की कि उन्होंने अपने लॉयल बच्चों को पनिश किया, मिसजज किया, और जो अनफेथफुल थे उनको रिवॉर्ड किया. थर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हो एम्बिशन वर्सेस मोरालिटी. एडमंड का जो रूथलेस एम्बिशन है, इट चैलेंजेस सोशल एंड फैमिलियल बॉन्ड्स. तो इसका जो पैशन है टू राइज फ्यूल्स
द पॉलिटिकल कियोस एंड मॉरल डीके, आप ये लिख सकते हो। ये 2014 में आया था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक और यहाँ पर है वेंजेंस और जस्टिस, तो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई लियर को रिवेंज चाहिए अपनी बेटियों से। क्यों? क्योंकि जो उसका ये जो पैशन है वो ब्लाइंड है और अनस्टेबल है, मतलब इन जस्टिस की तो बात हो ही नहीं रही है। ग्लॉसेस्टर की पनिशमेंट भी वो करती है उसको डिवाइन जस्टिस के बारे में। इसमें आप एक और थीम को डिस्क्राइब कर सकते हो, मैडनेस वर्सेस रीज़न, मतलब लियर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इल्यूजन और रियलिटी के बीच इतना ज़्यादा है कि अब वो मैडनेस की तरफ चल दिया है। आप इसके कंक्लूजन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ट्रेजिक फोर्स ऑफ लियर, किंग लियर इमर्जेस फ्रॉम द कोलिजन ऑफ दीज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, कंपैशन की बात आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ कोड्स है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे ये नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, नाउ गॉड स्टैंड्स अप फॉर बास्टर्ड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वो वाला सीन है जब एडगर और एडमंड का एक बातचीत होती है, मतलब ये एडमंड बोलता है नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स, मतलब भगवान जो है, अगर भगवान है तो वो बास्टर्ड इनके इलिजिटिमेट चिल्ड्रन के साथ है, ठीक है। आई डिड हर रॉन्ग, ये एक्ट 1 सीन 5 में जब उसको रियलाइज़ होता है ना लियर को कि मैंने गलत किया। ओ लेट मी नॉट बी मैड, नॉट मैड स्वीट हेवन, ये एक्ट 1 सीन 5 का है, जब वो पागलपने में थोड़ा चला जाता है। ये एक्ट 4 सीन 1 का, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज़ आर वी टू द गॉड्स, इस पर यहाँ पर ये लियर कहता है कि हम तो जो हैं, हम तो भगवान के लिए मक्खियों जैसे हैं, तो वो हमसे खेल रहे हैं और उसी को हम अपना फेट समझते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर 3। अब ये क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्म सीन इन किंग लियर, ये 2019 में क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का। सो यहाँ पे आपको पूरा स्टॉर्म सीन को डिस्कस करना है, जो कि था आपका एक्ट 3 सीन 2। तो ये इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट सिम्बॉलिकल रिच एंड इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स इन द प्ले। इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे जो स्टॉर्म सीन है किंग लियर में, वो इट्स नॉट मेरेली अ ड्रामेटिक स्पेक्टिकल बट अ पावरफुल एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ लियर्स इनर टर्मोइल। ये मार्क करता है क्लाइमेक्स को लियर के डिसेंट में, मतलब लियर का जो डिसेंट है इनटू मैडनेस वो क्लाइमेक्स है, तो ये क्लाइमेक्स सीन है, आप इसको डिस्कस कर सकते हो। और एक टर्निंग पॉइंट भी है इन द ट्रेजेडी, इट रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ कियोस, जस्टिस एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आप बात कर सकते हो, जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग आया उसने मिरर किया किसको, लियर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को। लियर का जो सेंस ऑफ बिट्रायल है उसकी बेटियों के लिए वो काफ़ी अनबियरेबल है, वो बेचारा बहुत अनबियरेबल होता है, वो कहता है आई एम अ मैन ऑफ मोर सिन अगेंस्ट दैट सिन। नेक्स्ट आप इसमें नेचर और ह्यूमन फ्रेजिलिटी की बात कर सकते हो, बिकॉज दिस सीन रिवील द पावरलेसनेस ऑफ मैन अगेंस्ट नेचर। सो लियर जो है वो अब पुअर लोगों से, होमलेस लोगों से सिंपैथी करने लग जाता है, ठीक है। और यही वो स्ट्रॉन्ग सीन है जो कि मतलब दिस इज़ द मोमेंट ऑफ लियर्स अवेकनिंग। इसके बाद लियर की आंखें खुल जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो तब तक वो अपनी मटेरियल पावर खो चुका होता है, और इसी वजह से जब उसकी पावर खो गई है ना, यही चीज़ उसको फोर्स करती है कि वो कन्फ्रंट करे ट्रुथ को, ठीक है। इसमें आप किंगशिप और जस्टिस इसके भी डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे स्ट्रॉम जो है उसने स्ट्रिप किया था लियर ऑफ रॉयल इल्यूजन को, ये जो इसका एक्सपोजर है टू द एलिमेंट सिंबलाइज द कोलैप्स ऑफ द नेचुरल एंड सोशल ऑर्डर। इसमें आप स्ट्रॉम को इवोक, मतलब ये स्ट्रॉम सीन है, ये फियर और पिटी को इवोक कर रहा है, ठीक है। और इसी सीन से लियर की मैडनेस बढ़ जाती है, सो वो अब ह्यूमैनिटी की तरफ चलने लगता है। अगर आप कंक्लूजन की बात करो तो स्टॉर्म सीन बहुत ही इमोशनल है, फिलोसफिकल कोर है किंग लियर का, इट एम्पलीफाइज द ट्रैजिक टोन
It symbolizes the disintegration of mind and order. It initiates Lear's journey from arrogance and insight. Shakespeare fuses setting with psyche and crafting one of the most memorable scene in Western drama. तो यहाँ कुछ लाइन्स है जो आप लिख सकते हो, ये हमने डिस्कस भी की हुई है वैसे तो। हमने इन कोड्स को पहले भी डिस्कस किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉम सीन इन किंग लियर, ये इन कोड्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉम आने के बाद ही इसको काफ़ी रियलाइज़ होता है कि इसने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और इसके दोनों बेटियों ने इसको काफ़ी मतलब इसको धोखा दे दिया है। तो वो इसके अंदर एक मतलब जो लॉयल वन थी उसको इसने बैनिश कर दिया, डिसइनहेरिट कर दिया, और जिसको इसने अपने साथ रखा उसने इसको उसके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई। तो उसके अंदर मन में एक स्ट्रॉम है, एक स्ट्रॉम उसके मन के बाहर है और दूसरा उसके अंदर है। तो बेसिकली ये सारी की सारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। आप इन सारी कोड्स को यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड मैडनेस इन किंग लियर। देखो शेक्सपियर का जो ये किंग लियर है, इट इंट्रिकेटली वीव्स द थीम ऑफ मैडनेस एंड रिडेम्पशन, using them not merely as a plot devices but as existential and moral commentaries. लियर का जो डिसेंट है इनटू मैडनेस, वो पैराडॉक्सिकली बन जाता है द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब जो मैडनेस उसके अंदर आ गई है, वो एक्चुअली जो मैडनेस है वो पाथ बन गई है सेल्फ रियलाइजेशन का, मॉरल रीजनरेशन का। और इसी वजह से ये जो थीम है रिडेम्पशन एंड मैडनेस, ये सेंट्रल थीम हो जाते हैं ऑफ दिस ट्रैजिक प्ले, क्योंकि यहीं पर उसको अवेयरनेस होती है। मैडनेस में वो जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास फूड नहीं, उनके लिए वो सेंसिटिव हो जाता है। ये उसकी मैडनेस ही तो होती है जब वो पुअर टॉम को अपने कपड़े उतार के देने लगता है। उससे पहले तो उसने कभी नहीं किया था, जब वो किंग था तब भी नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो मैडनेस है, ये इट बिकम्स द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड मॉरल रीजनरेशन एंड मेकिंग दीज थीम्स सेंट्रल टू द ट्रैजिक आर्क ऑफ द प्ले। अगर ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इसका मेन बॉडी जो है उसमें आप कुछ चीज़ें लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, मैडनेस एज अ पाथ टू ट्रू। So Lear's madness is both literal and metaphorical. It reflects a loss of identity and order in the kingdom and in himself. But in madness, he confronts hard truth. ये जो एक लाइन बोलता है ये रहा, When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. वो ये कहता है कि जब हम पैदा होते तो हम रोते हैं, और हम क्यों रोते हैं, इसके एक ही लाइन है, इसके आगे की लाइन मैं बोल रही हूँ आपको। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. हम जब पैदा होते हैं तो हम रोते हैं क्योंकि हमें रियलाइजेशन होता है कि हम किन पागलों के बीच में आ गए हैं। ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी ग्रेट स्टेज है ये फूल्स की, इसलिए हम रोते हैं। बच्चा रोता है ना, वो पैदा होता है, तो ये उस चीज़ को कहना है कि बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसे पैदा होते रियलाइज़ हो जाता है कि हम सही जगह नहीं आए हैं, ये दुनिया अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली बॉडी में आप ये बात बोल सकते हो, मैडनेस इज़ अ पाथ टू ट्रुथ, सो इट रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो उसकी मॉरल अवेकनिंग।
ठीक है, तो मॉरल अवेकनिंग हो गई उसकी ये रिडेम्पशन और मैडनेस में। स्ट्रिप्ड ऑफ पावर लियर गेन्स मॉरल विजन। उसके पास उसके हाथों से जैसे ही पावर निकली उसका मॉरल विजन उसने गेन कर लिया। ही रियलाइजेस दैट सफरिंग ऑफ द पुअर, जैसे ही उसकी वो मैडनेस की तरफ गया, उसको उसने रिडेम्पशन किया, वैसे उसको मॉरल अवेकनिंग हो गई। तो वो बोलता भी है, जैसे ये प्रे यू नाउ फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो यहाँ पर एक लाइन भी है, पुअर नेकेड रेचेस ओ आई हैव टेकन टू लिटिल केयर ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ना, ये उसकी अवेयरनेस को बताता है। दिस अवेयरनेस इज़ द बिगनिंग ऑफ हिज रिडेम्पशन। मतलब जो मैडनेस है उसकी वजह से वो ट्रू के पाथ पर आया। मैडनेस की वजह से कहाँ आया, वो जो सच्चाई का रास्ता उस पर आया। उसी की वजह से उसकी मॉरल अवेकनिंग हुई, और मॉरल अवेकनिंग की वजह से ही उसका रिडेम्पशन हो। तो आपको अपने आंसर में ऐसे ही लिखना होगा। ये जो कोड्स हैं आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। साथ में रिडेम्पशन और मैडनेस सिर्फ किंग लियर के साथ नहीं थी, वो एक और कैरेक्टर के साथ थी, वो है ग्लॉसेस्टर। तो ग्लॉसेस्टर लाइक लियर गेन्स इनसाइट थ्रू सफरिंग एंड लॉस ऑफ साइट। ये तो मैडनेस के चलते इसको अवेकनिंग हुई ना, रिडेम्पशन हुआ। लेकिन ग्लॉसेस्टर ने इनसाइट कैसे पाया, जब उसे सफ़र करना पड़ा उसको, प्लस जब उसका साइट चला गया, लॉस ऑफ साइट हो गया। इसकी एक लाइन भी है ना, ये ग्लॉसेस्टर की है, आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सो हिज फिजिकल ब्लाइंडनेस पैरेलल लियर्स मेंटल ब्लाइंडनेस। अब जो ग्लॉसेस्टर वो फिज़िकली ब्लाइंड हो गया, और ये किसके पैरेलल है, लियर के मेंटल ब्लाइंडनेस से। ठीक है, रिडेम्पशन थ्रू लव एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हैं इस आंसर में। लियर का जो रीयूनियन हुआ है कॉर्डेलिया के साथ, इट इज़ profoundly redemptive. He kneels before her in remorse. जब इसका लियर का रीयूनियन होता है कॉर्डेलिया के साथ, तो वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है उसके आगे और कहता है ये वाली लाइन, प्रे यू नाउ फॉरगेट एंड फॉरगिव। उसके आगे ये भी बोलता है, आई एम ओल्ड एंड फुलिश। सो यहाँ पर ये तो मतलब ये इसकी फिज़िकल ब्लाइंडनेस है एक्चुअली। मतलब ये यहाँ पर इसकी अवेकनिंग है। मतलब जब इसका लियर से रीयूनियन होता है तो ये उससे माफ़ी मांगता अपनी बेटी से, जबकि इसने इसे जब घर से बाहर निकाला था तो इसको गुस्सा था कॉर्डेलिया पे कि भाई कॉर्डेलिया मेरे से प्यार ही नहीं करती, मेरे लिए कुछ अच्छा कहा ही नहीं है। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इसको डिस्क्राइब करता है। तो जब उसका रीयूनियन होता है लियर का कॉर्डेलिया से, ही नील्स बिफोर हर इन रिमोर्स, और उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर आप एक और चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो इस क्वेश्चन में, लिमिट्स ऑफ रिडेम्पशन। दो बोथ लियर एंड ग्लॉसेस्टर फाइंड moral clarity एंड द रिडेम्पशन इज़ अनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि जो ट्रैजिक स्ट्रक्चर है वो डिनाई हो गया पूरा, मतलब इट डिनाइज फुल एब्सोल्यूशन। लियर डाइज हार्ट ब्रोकन एंड ग्लॉसेस्टर डाइज ऑफ ग्रीफ। ठीक है, मतलब रिडेम्पशन की भी तो लिमिट है ना। आपने इतना ज़्यादा गलत किया है, सिर्फ एक रिडेम्पशन से तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर भी जो लियर है उसकी बेटी उसको माफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी वो बेचारा दुख में होता है और वो मर भी इसी गिल्ट में जाता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया और ये जो वो मर गई वो मेरी रीज़न है। इवन ग्लॉसेस्टर भी जो मर जाता है तो उसको भी काफ़ी ग्रीफ होता है कि उसने अपने एडगर को, अपने खुद के बेटे को उसने
डिसोन कर दिया था, उसको उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था। किसके चक्कर में? एडमंड के चक्कर में। अब बात करते कंक्लूजन की, तो मैडनेस और रिडेम्पशन जो है यहाँ पर ये ऑपोजिट्स नहीं है किंग लियर में, बट इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दे आर इंटरकनेक्टेड। मैडनेस एक्ट्स एज अ परगेशन लीडिंग लियर टू इमोशनल ट्रुथ, वाइल रिडेम्पशन इज ब्रीफ बट प्रोफाउंड ऑफरिंग ट्रेजिक। तो ये इंसाइट है इनटू ह्यूमन फ्रेलिटी, जस्टिस एंड लव। शेक्सपियर देयर्स फ्यूजेस सफरिंग विद सेल्फ रियलाइजेशन टू एलिवेट द ट्रेजिक एक्सपीरियंस। तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 5। आप ये कोड्स यूज़ करके आंसर को और अच्छा लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी एक थीम का ही क्वेश्चन है, थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये हमने पूरे प्ले में हर रोज़ ही डिस्कस किया है, ये वाला जो क्वेश्चन है। इसका जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, ये 2017 में आया था ये क्वेश्चन, तो इसको जो आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको थीम ऑफ अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, जो कि मोस्ट पावरफुल थीमेटिक है, मतलब मोस्ट पावरफुल थीम है ये प्ले का, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थीम्स है ये, इसको डिस्क्राइब आप करेंगे। And Shakespeare exposes the fragility of perception, showing how deception, hypocrisy, and misunderstanding blur the line between what seems and what truly is leading to tragedy. तो शेक्सपियर के इस प्लेस में पता चलता है कि भाई ये जो हिपोक्रेसी है और डिसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कैसे सही और गलत के बीच की लाइन हम हटा देती है। कोई चीज़ कैसी दिखती है और वो एक्चुअल में कैसी होती है, इसमें एक लाइन होती है ना, एक डिफरेंस होता है, इसको भी हटा देता है ये। इसके बॉडी में आप यही लिखिएगा कि पहला चीज़ लिखिएगा कि लियर का मिस जजमेंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कि अपीयरेंस से लियर ने मिस जज किया। लियर मिस्टेक्स फ्लैटरिंग वर्ड फॉर लव, कॉर्डेलियाज ऑनेस्टी अपीयर्स अनग्रेटफुल, उसकी जो ऑनेस्टी थी वो इसको पसंद नहीं आई। गोनरेल और रीगन की जो डिक्लेरेशन थी, दैट सीम सिंसियर बट आर होलो, ठीक है। थर्ड चीज़ आप इसमें लिख सकते हो फूल एंड ट्रूथ इन डिस्गाइज, ठीक है, मतलब फुलिशनेस एंड ट्रुथ, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो द फूल अपीयर्स मैड और फुलिश बट स्पीक्स द ट्रुथ विच लियर रिफ्यूजेस टू सी। जो लियर देखने से भी रिफ्यूज़ करता है वो उसने बोल दिया। उसकी जो रिडल्स हैं, आयरनी है, अनकवर कर दिया रियलिटी को जब लियर अपना डिल्यूजन करता है, ठीक है। एडमंड का डिसेप्शन की आप बात यहाँ कर सकते हो। एडमंड के डिसेप्शन की बात होती है कि एडमंड जिसने मैनिपुलेट किया अपीयरेंसेस को टू डिस्प्लेस एडगर, वो लेटर को भी फोर्ज करता है, पोलाइटली बात करता है, बट मतलब उसको सच्चाई तो उसकी काफ़ी अलग है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ग्लॉसेस्टर की मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस की बात कर सकते हैं कि ग्लॉसेस्टर ने एडमंड को ट्रस्ट किया एडगर से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसका जो ट्रस्ट था दैट इज़ बेस्ड ऑन अपीयरेंस। जब वो एक्चुअली में ब्लाइंड हो गया तो वो कहता है कि आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ। यहाँ पर यही डिस्क्राइब करता है कि उसने आंखें होते भी उसने सिर्फ अपीयरेंस को ही, मतलब आंखें तो थी लेकिन दिमाग यूज़ नहीं किया और अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस देकर उसने मैनिपुलेशन करवाया ग्लॉसेस्टर से। आप यहाँ पर मैडनेस एज अ सेल्फ रेवलेशन ऑफ रियलिटी की बात कर सकते हो, जैसे कि लियर की जो मैडनेस है वो इल्यूजन्स को दूर करती है, ठीक है। इन हिज मैडनेस ही सीज द हाइपोक्रेसी ऑफ पावर एंड सोसाइटी। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि भाई शेक्सपियर जो है वो ये दिखाता है कि भाई कैसे डिसीविंग जो है वो किसी भी इंसान को आगे चलकर उसका फल मिल सकता है, उसको भी धोखा मिल सकता है, ठीक है। जो ट्रेजिक आर्क है लियर का और ग्लॉसेस्टर का, दैट सर्व्स एज अ cautionary tale against blind trust in appearance and elevating the theme to philosophical depth।
यहाँ पर भी कुछ थीम्स हैं, सॉरी कोड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आई स्टम्बल्ड आई सॉ, और ये नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ये लियर का डायलॉग है। सर आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन व्हील द मैटर, ये शायद कॉर्नरिल का डायलॉग है। ये फूल का है, दाउ हेडेस्ट लिटिल बिट इन दाई बॉल्ड क्राउन, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये एडमेंट का है, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इन इज़ अ जेंटलमैन, इनको आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 ही 2018 में आया था, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब 7th क्वेश्चन है, एनालाइज द थीमेटिक ऑपोजिशन बिटवीन द नेचुरल एंड अननेचुरल इन किंग लियर, आंसर विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। देखिए इसमें तो कह भी दिया है कि रेफरेंस चाहिए टेक्स्ट का, तो यहाँ तो कंपलसरी है देना। ये 20 नंबर का है, ये 2018 में आया था। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि opposition between the natural and unnatural is central to King Lear, reflecting both familial breakdown and cosmic disorder. So Shakespeare uses this contrast to critique moral decay. मतलब शेक्सपियर ने जितने भी ये नेचुरल अननेचुरल का जो ये थीम यूज़ किया है, यहाँ इसको यूज़ करके उसने कंट्रास्ट किया है टू क्रिटिक मॉरल डीके, false loyalty and social inversion, especially in the relationships between parents and children, rulers and subjects. इसका इंट्रोडक्शन तो आप ऐसे लिखेंगे, बाद में आप बॉडी में इसमें आप जो थीम्स हैं नेचुरल और अननेचुरल में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे नेचुरल बॉन्ड्स वर्सेस unnatural betrayal. Sorry for this writing. So unnatural betrayal की बात बोली है यहाँ पर इन्होंने। So Lear का जो expectation है of natural filial love is shattered when Gondrel and Regan betray him. ठीक है, उनका जो ये एक्शन है वो अननेचुरल है बिकॉज दे डिफाई द दे डिफाई द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट एंड चाइल्ड ड्यूटी। शुरू में इन्होंने ये जो चीज़ें बोली थी, अब उन्होंने बिट्रे कर दिया, तो ये अननेचुरल बिट्रायल हो गया। यहाँ पर आप एडमेंट और रिबिलियन जो है अगेंस्ट नेचुरल ऑर्डर, इसको लिख सकते हैं, जैसे एडमेंट चैलेंजेस द लॉज ऑफ नेचुरल लेजिटिमेसी। ठीक है, उसकी आप बात यहाँ कर सकते हैं। जो ये एडमेंट है इसने कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे अननेचुरल एम्बिशन, अननेचुरल एम्बिशंस को किया है इसने। ठीक है, प्लस इसने अपोज किया है सोशल नॉर्म्स को, सोशल नॉर्म्स को इसने अपोज किया है। डिवाइन हायरार्की को इसने भी इसने रिप्रेजेंट किया है। ग्लॉसेस्टर के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे लियर की तरह ये भी नेचुरल अफेक्शंस के लिए ब्लाइंड था, और इसने अननेचुरल मतलब दे बोथ आर ब्लाइंड टू नेचुरल अफेक्शन। और इन्होंने ट्रस्ट किसको किया, ट्रस्ट द अननेचुरल फिगर्स या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं हमारे उनको किया। मतलब नेचुरल अननेचुरल का यहाँ पर ये थीम कि इनको लगा कि ये तो नेचुरल अफेक्शन है, उसके लिए ये ब्लाइंड हो गए, और फिर बाद में इनको जब बिट्रायल मिला तो ये क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने अननेचुरल कैरेक्टर्स को ट्रस्ट किया था।
इसमें आप कुछ की कोड्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन किंग Lear, Cordelia's goodness is as absolute and explicable as her sister's reprovable badness। तो इस स्टेटमेंट को आप क्रिटिकली एनालाइज करना है विद द रेफरेंस ऑफ योर रीडिंग किंग लियर। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ों की बात हो रही है, कॉर्डेलिया की गुडनेस और उसकी सिस्टर्स की बैडनेस। तो हमें इनका तीनों का ही कैरेक्टर को हमें यहाँ पे एनालाइज करना होगा, लेकिन जो हमारा मेन रहेगा वो कॉर्डेलिया का रहेगा। पहले हमें कॉर्डेलिया का जो गुड कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है, फिर उसका गुड कैरेक्टर हमें इन दोनों जो गॉन्ड्रेल और ये जो रीगन है इनके बैड कैरेक्टर से इसको कंट्रास्ट करना पड़ेगा। तो ये तरीका रहेगा इसको लिखने का। इंट्रोडक्शन आपका 100 लाइंस का इसमें रहेगा। ये 12 मार्क्स का है तो आप थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, ये 2012 में आया था क्वेश्चन। तो दिस स्टेटमेंट कैप्चर्स मॉरल पोलैरिटी इन किंग लियर थ्रू द कंट्रास्टिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉर्डेलिया एंड हर सिस्टर्स गॉन्ड्रेल एंड रीगन। So Shakespeare deliberately intensify this contrast to heighten the play's emotional and ethical tension। अब एब्सोल्यूट गुडनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें कॉर्डेलिया के वर्च्यू की बात करनी है। उसका क्या वर्च्यू है, उसकी लॉयल्टी जो है उसकी बात करनी है हमको। मॉरल क्लैरिटी की बात भी है, मतलब वो काफ़ी मॉरली काफ़ी क्लियर थी ना वो, मतलब उसने शी रिफ्यूज्ड टू फ्लैटर लियर विथ फॉल्स वर्ड्स, ठीक है। उसके साइलेंस की बात करनी है, वो साइलेंट ही तो थी, उसका जो साइलेंस था वो ट्रुथफुल था। और जो उसका अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव, इसकी बात हमें करनी है। एक्ट 4 में वापस आती है, जब एक्ट 4 में वापस आती है तो ये फॉरगिव कर देती है, तो इसकी फॉरगिवनेस की बात हो रही है और सेक्रीफाइस की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो दो चीज़ें हैं इसकी, इट मेक्स हर गुडनेस अपीयर डिवाइन एंड ऑलमोस्ट सेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गए इसके कैरेक्टर के बारे में। अगर हम बात करें गॉनरेल और रीगन की, गॉनरेल एंड रीगन की, तो दोनों ही बहनें क्रूअल है, एम्बिशियस हैं, डिसीटफुल है, रूथलेस है, ठीक है। तो दे नॉट ओनली बिट्रे लियर बट कम्पीट इन ह्यूमन ब्रूटैलिटी स्पेशली टूवर्ड्स ग्लॉसेस्टर एंड एडमंड। इनका भी एक टर्म आई थी यहाँ पर, ये हर सिस्टर्स रिप्रोवेबल बैडनेस। ये रिप्रोवेबल बैडनेस जो है ये कल्मिनेट करता है इनकी जेलसी को, ठीक है, और मर्डर को भी। सो रीगन इज पॉइजन बाय गॉनरेल हु देन कमिट सुसाइड, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। क्रिटिकली अगर हम बात करें तो कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू भी करते हैं कि इनका जो कंट्रास्ट है उसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ की कमी है, जिससे कि कॉर्डेलिया का आइडियलिज्म और उनकी जो सिस्टर्स की विकेटनेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट एरेगिलिकर, ठीक है। लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स है वो इसको डेलिबरेट देखते हैं, शोकेजिंग देखते हैं, मतलब दैट शोकेज अ मॉरलिटी प्ले स्ट्रक्चर विद इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। मतलब ये जो कॉर्डेलिया का कैरेक्टर है ना, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी को एक मॉरलिटी प्ले में भी कन्वर्ट करता है। मतलब शेक्सपियर का जो ये प्ले है इसको सिर्फ हम ट्रेजेडी नहीं कहेंगे, इसको मॉरलिटी प्ले भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेलिया। इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कॉर्डेलिया का जो अनवेवरिंग वर्च्यू है और उसकी बहनों का जो अनरिलेंटिंग वाइस सर्व है
as moral extreme. तो it is emphasizing Shakespeare's tragic truth of Shakespeare's tragic vision of truth, लॉयल्टी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉरल ब्लाइंडनेस को भी ये रिप्रेजेंट करता है. अब ये कुछ कोट्स हैं. जब आप कॉर्डेलिया के एब्सोल्यूट गुडनेस की बात करेंगे तो आप ये सारी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो नॉर लेस. और ये आई कैंट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ, ओ डियर फादर इट इज़ दाई बिजनेस दैट आई गो अबाउट, नो कॉज नो कॉज. तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन जब आप इसकी बहनों के रिप्रोवेबल बैडनेस की बात करोगे तो आपको ये वाले दिखेंगे. जैसे गॉन्ड्रिल, सर आई लव यू मोर देन द वर्ड कैन रीड द मैटर. ये फ्लैटरिंग वर्ड यूज़ कर रही है. सिमिलरली ये भी, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर. जिस मेटल से मेरी बहन बनी और ऐसी मैं बनी, जितना वो आपसे प्यार करती है उतना मैं करती हूँ. एंड प्राइज मी एट वर्थ, एट हर वर्थ. तो मुझे ऐसे प्राइज़ करो जो आप उसको दोगे. ये व्हाट नीड वन, ये व्हाट नीड वन तो ये रीगन बोलती है कि तुम्हें एक भी नाइट की क्या ज़रूरत है. तो दिस रिप्रेजेंट्स द betrayal फ्रॉम द सिस्टर्स टू देयर फादर. ये प्लक आउट हिज आइज, ये भी रीगन बोलती है. ये रीगन अपने हस्बैंड कॉर्नवॉल से बोलती है वो क्लॉसेस्टर की आंखें निकालने के लिए. और ये लेट हिम स्मेल हिज वे टू डोर, ये भी रीगन बोलती है. ये तब बोलती है जब ये हार जाते हैं ना, ये कैप्चर कर लेते हैं लियर और कॉर्डेलिया को, तब बोलती कि उन्हें वहाँ पर जाने दो डोवर में. और ये वन सेल्फ मेट एंड मेट कुड नॉट बी कंजॉइंड इन वन सेल्फ सेम नेस्ट. तो ये वाले सारे डायलॉग्स आप इनकी ये दोनों सिस्टर की रिप्रोवेबल बैडनेस का एग्जाम्पल है. तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है. लियर कॉर्डेलिया रिलेशनशिप इन किंग लियर. ये 20 नंबर का है, 2009 में ये आया था. इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको शुरू ही ऐसे करना है. लियर और कॉर्डेलिया का बॉन्ड एज इमोशनल एंड मॉरल सेंटर. ऑफ द प्ले मॉरल सेंटर है ये. इनका रिलेशनशिप जो है दैट इवॉल्व्स फ्रॉम प्राइडफुल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनके यहाँ पर, और फिर बाद में प्रोफाउंड रिकन्सिलिएशन भी हुआ. और ये ऑफ़र करता है वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट मूविंग रिडेम्पशंस पर. इसके की पॉइंट आप लिख सकते हो. जैसे एक्ट 1 में इनका रिलेशनशिप बताना है ना हमको, तो एक्ट 1 में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. ठीक है. तो लियर मिस इंटरप्रेट्स कॉर्डेलियाज ऑनेस्टी एज अ लैक ऑफ लव. ठीक है. और ड्राइवन बाय वैनिटी ही बैनिशेज हर. इट रिफ्लेक्ट्स द फेलियर ऑफ परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन. दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कॉर्डेलिया का साइलेंट सफरिंग. वो कुछ नहीं कहती फिर भी कि उसके फादर उसको बैनिश कर रहे हैं, डिसइनहेरिट कर रहे हैं. तो ये इस कॉर्डेलिया का जो साइलेंट सफरिंग और जो मॉरल स्ट्रेंथ है. ठीक है. तो डिस्पाइट बीइंग बैनिश्ड कॉर्डेलिया रिमेन्स लॉयल एंड लविंग. इसका जो मॉरल क्लैरिटी है दैट कंट्रास्ट विथ हर सिस्टर्स फ्लैटरी. आप इसकी भी बात कर सकते हो. ठीक है. इसमें आप लियर की जर्नी थ्रू सफरिंग की भी बात कर सकते हो. ठीक है. लियर की बैडनेस जो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन को लीड करती है. ही बिगिंस टू रिकॉग्नाइज कॉर्डेलियाज वैल्यू. तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहता भी एक्ट 1 सीन 5 में, आई डिड हर रॉन्ग. तो ही बिगिंस टू रिकॉग्नाइज हर वैल्यू ना, कि वो कितनी वैल्यूएबल थी उसके लिए.
और इसमें आप इनका रीयूनियन और रिडेम्पशन की भी बात करोगे, ठीक है। सो एक्ट फॉर सीन 7 मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट. Cordelia returns with an army, not for revenge, but to rescue her father. Lear humbly begs for forgiveness. वो कहते हैं ना, pray you now, forget and forgive, I am old and foolish. Act 4 scene 7 में बोलता है ये. तो यहाँ पर कॉर्डिलिया का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है नो कॉज नो कॉज, मतलब नहीं, इट मतलब माफ़ी मत मांगो. इट हाईलाइट्स हर बाउंडलेस कंपैशन टू हर फादर. इसमें आप ट्रेजिक एंड भी लिख सकते हो इस आंसर में. जो ट्रेजिक एंड हुआ है ना, यहाँ लिख देती हूँ. ट्रेजिक एंड, द डेथ ऑफ कॉर्डिलिया भी लिख सकते हो. मतलब डिस्पाइट रिकन्सिलिएशन द फेट इज क्रूअल, कॉर्डिलिया इज हैंड लीडिंग टू लियर्स फाइनल ग्रीफ एंड डेथ. ठीक है. इसमें आप थीम्स जो है कुछ इनके रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको भी लिख सकते हो. जैसे थीम्स ये हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को, लव एंड मिस जजमेंट. दूसरा है प्राइड एंड ह्यूमैनिटी. तीसरा है रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग. चौथा है इनोसेंस एंड सेक्रीफाइस. पांचवा है पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड. तो आप ये वाले थीम्स को इस आंसर में डिस्क्राइब कर सकते हो. ये सारे थीम्स को आपका आंसर बहुत अच्छा बन सकता है. कंक्लूजन में आपको लियर और कॉर्डिया का रिलेशनशिप बताना है कि यही इट इनकैप्सुलेट्स द ट्रैजिक ब्यूटी ऑफ द प्ले. यही एक ब्यूटी है इस प्ले की, फादर और डॉटर का ऐसा रिलेशनशिप. इट रिफ्लेक्ट्स शेक्सपियर्स मैसेज, ट्रू लव मे बी साइलेंट बट इट इंड्योर्स इवन व्हेन प्राइड पावर एंड फेट इंटरवेन. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन 9. अब क्वेश्चन नंबर 10, इसकी हम बात करें. 2020 में आया है ये वाला क्वेश्चन, 20 मार्क्स का था ये. डिस्कस द वेज इन विच किंग लियर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पावर. थीम ऑफ पावर की बात हो रही है ये. तो यहाँ पर बिगिन बाय स्टेटिंग दैट किंग लियर इज़ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्यूजेशन अब्यूज लॉस एंड ट्रांसमिशन पावर. शेक्सपियर ने यहाँ पे एग्जामिन करता है पॉलिटिकल, फेमिलियल, जेंडर्ड एंड मोस्ट पावरफुल and often revealing how power distorts relationship and identity. तो यहाँ पर आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो लिखनी मतलब करनी पड़ेंगी, मतलब लिखनी पड़ेंगी इस बारे में. जैसे कुछ की डायमेंशंस है, जिसमें से पहला है पॉलिटिकल पावर एंड इट्स एब्डिकेशन. इसमें बेसिकली आपको लियर का जो पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, दैट लियर रिलिंक्विशेस हिज थ्रोन. ही एक्सपेक्ट्स टू रिटेन सिम्बॉलिक अथॉरिटी वाइल सरेंडिंग रियल पावर. तो ये एक फटल पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन है. उसको ऐसा लगा कि वो अभी किंगडम दे देगा अपने बच्चों को, उसके बाद भी उसको वही सेम पावर उसके हाथ में रहेगी. So it highlights the illusion of control and fragility of monarchical power. Second is abuse of power by Goneril and Regan. So after gaining power, they quickly become tyrannical and disrespectful. जैसे ये कहती भी है ना Act 1 Scene 3 में, an idle old man that still would manage those authorities that he had given away. So it reflects how power corrupts and dismantle familial loyalty.
तो इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। थर्ड है पावर एंड जेंडर, सॉरी हाँ, पावर एंड जेंडर। तो गॉनरेल और रीगन का जो अग्रेसिव परसूट है ऑफ पावर दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन, ये यहाँ पर प्रेजेंट करता है ये पॉइंट ऑफ व्यू कि सिर्फ पावर की जो मतलब पावर का जो परसूट है, उसका जो अग्रेसिव परसूट ऑफ पावर है, वो जो एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन है ना, उसको भी चैलेंज करता है। मतलब वैसे क्या होता था कि कोई मेल होता था, वो इस चीज़ के लिए मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता था इस थीम में कि वो पावर में इतना भूखा हो गया, पावर का इतना भूखा हो गया है कि उसने सबको बिट्रे कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये फीमेल है, फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे नहीं होते। फीमेल जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉर्डेलिया जैसे होते हैं, और अगर वो विलन होंगे भी ना तो वो उस लेवल के विलन नहीं होंगे। उनके जो रिवेंजेस होंगे वो थोड़े से पर्सनल, थोड़े से उनके इमोशंस को लेकर होंगे। लेकिन पावर के लिए जो इनकी भूख है, अग्रेसिव परसूट है पावर के लिए, गॉनरेल और रीगन दोनों का, इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन। बट इनका जो मॉरल फेलियर है वो रीइंफोर्स करता है एलिजाबेथ एंग्जाइटीज का अबाउट फीमेल अथॉरिटी। कॉर्डेलिया यहाँ पर थोड़ी सी लेस ओवर्ट है, दैट शी एग्जिबिट्स मोरल पावर ग्राउंडेड इन ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं एडमेंट एंड illegitimate ambition. So Edmund seeks to usurp Edgar and Gloucester through manipulation. जैसे ये एक्ट 1 C2 में कहता है ना, नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स। दिस इज़ वेरी फेमस कोट, आप इसको रेफरेंस में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है वो रेफरेंस को, लेकिन ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में। सो इट रिफ्लेक्ट्स द रूथलेस इंडिविजुअलिज्म दैट ऑफन अकम्पनीज अ लस्ट फॉर पावर। फिफ्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं द स्ट्रॉम एज अ सिंबल ऑफ पावरलेसनेस। यहाँ पर लियर जो है वो, मैं दोबारा लिख देती हूँ, as a symbol of powerlessness. So Lear in the storm shows powerlessness against nature and fate. So जैसे इसमें एक्ट 3 सीन 2 में एक लाइन में blow winds and crack your cheeks. So it represents his loss of control that mirrors the breakdown of his internal and external order. 6 यहाँ पे आप लिख सकते हैं redemption and moral power. ठीक है, तो by Act 4 Lear begins to regain moral insight through suffering. कॉर्डेलिया की जो क्वाइट स्ट्रेंथ है और लॉयल्टी है, दैट रिप्रेजेंट द रिडेम्पटिव पावर एंड इट कंट्रास्ट विद द होलोनेस ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी। 7th आप यहाँ पे लिख सकते हैं पावर एंड जस्टिस के बारे में। So the play ends with the meditation on justice and power's limitation. ठीक है, एडगर यहाँ पर कहता भी है लास्ट में एक्ट 5 सीन 3 में, द वेट ऑफ द सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक वॉट वी फॉल नॉट वॉट वी ऑट टू से। सो इट सजेस्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन कमांड टू इमोशनल ऑनेस्टी. So King Lear exposes the tragic consequences of power's misuse, the illusory nature of control, and the redemptive potential of humility.
Shakespeare's nuanced portrayal makes the power both a source of chaos and enlightenment, depending how it is wielded. So basically it's all about ये जो हमने क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए. ये 11 ईयर का मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 11 ईयर्स के, मैंने वहाँ से ये क्वेश्चंस निकाले हैं और ये किए हैं. बाकी जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस थे. आप चाहें तो यहाँ इन क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस के लिए आप चूज़ कर सकते हैं. अगर आप इनको, और ये सारे जो की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा आपने या दोबारा सुन लेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. सो एज वी क्लोज आवर इंटेलेक्चुअल जर्नी थ्रू किंग लियर, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर किंग लियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कुछ शुरू करेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद अ प्ले दैट डज नॉट मेरिली डिपिक्ट ट्रेजेडी बट interrogates the very structures of authority, love, justice, and human condition. Shakespeare, in this monumental work, dismantles illusions of power, exposes the frailty of the human mind, and elevates suffering into a sight of profound insight. So, from Lear's descent into madness to the redemptive silence of Cordelia, each seed peels back layers of human vulnerability and moral reckoning. So the final act of the play reminds us that the crown is not merely a symbol of dominion, but a burden of wisdom and often a folly. So in our next video we shall begin our exploration of the text which is The Tempest. हम लोग अगली क्लास से टेम्पेस्ट पढ़ेंगे. This is another of Shakespeare's masterpieces, though very different in tone and texture. Where King Lear dwells in chaos and devastation, The Tempest opens a space for magic, reconciliation and subaltern negotiation of power and forgiveness. उसमें थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग होगी, इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं थी, वहाँ हैप्पी एंडिंग होगी. सो लेट अस कैरी फॉरवर्ड द डेप्थ ऑफ इंसाइट वी हैव गेन्ड हेयर इनटू दिस न्यू एंड एन्चेंटिंग टेरेन. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर. नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी एंड दैट विल बी अबाउट द टेम्पेस्ट, another play by Shakespeare. Thank you so much.